हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी घर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स। एज यू ऑल नो, प्रोफेशनल एथिक्स हर एक प्रोफेशन को डील करता है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, लाइक मेडिकल प्रोफेशन में है, लीगल में है, इंजीनियरिंग में है, तो आपको अपने प्रोफेशन से डील करने के लिए कुछ एथिकल पॉइंट्स बताए जाते हैं, कुछ एथिक्स आपको सिखाई जाती हैं कि आपको अपने प्रोफेशन को किस तरीके से, किस सम्मान से लेके चलना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक जो टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स का लीगल एथिक्स में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स की। क्या क्या हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी होती क्या है, व्हाट इज अकाउंटेंसी, इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स के लिए क्या अकाउंटेंसी है, किस तरीके से ये वर्क करती है, एंड बार काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, और साथ ही साथ हम इसके केस लॉ पढ़ेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है एक इसकी क्या तैयार हो जाती है, रूपरेखा तैयार हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज अकाउंटेंसी। देखो, अकाउंटेंसी का यहाँ क्या मतलब है वो हम जानने वाले हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। यहाँ पे ये वर्ड अकाउंट वर्ड का यूज क्यों किया जा रहा है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाइंग करता है, समराइजिंग करता है, एनालाइजिंग करता है। किस चीज़ को कर रहा है वो यहाँ पे समराइजिंग और एनालाइजिंग, वो कर रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, और साथ में क्या करता है, इंटरप्रेट करता है उसके रिजल्ट को। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज इसकी ये है कि देखो, अकाउंटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें आइडेंटिफाई करना बता रहा है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना बता रहा है, क्लासिफाई करना बता रहा है अकाउंट्स को, जो हमारा लेखा जोखा है उस चीज़ को। अब लेखा जोखा हमारे किस चीज़ में आ रहा है, जो भी हम बिजनेस करते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपने अपने एक्सपोर्ट के अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन कर रखा है, तो वो चीज़ यहाँ पे अकाउंटिंग के अंतर्गत आ जाती है। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या है, अकाउंटेंसी की ज़रूरत क्या है। अकाउंटिंग को हमने देखा, अब हम यहाँ देखेंगे कि अकाउंटेंसी की ज़रूरत क्या होती है। देखो, जो इसकी नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। आप एक ही बार में रीड आउट करके समझ जाओगे। जैसे कि फर्स्ट इसकी नीड है कि ये सर्व करती है एज रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स के रूप में हमें मिलती है। मतलब अकाउंटेंसी एक इस तरीके से काम आती है, अगर बाई चांस इन फ्यूचर आपको कोई किसी धोखाधड़ी के केस में आपको फंसा देता है, ठीक है, फॉल्स एक्यूजेशन लग जाते हैं, तो आपके पास अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे तो आप वहाँ पे उन रिकॉर्ड्स को दिखा सकते हो, तो आप वहाँ पे उस जगह पर कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी ज़रूरत है वो ये है कि ये आपको एक फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है आपको उसको जानने में हेल्प करती है। ठीक है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, अकाउंटेंसी, अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स हैं, आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हो अकाउंट्स को, ठीक है, तो आप उस तरीके से अपने अकाउंट्स को देखकर उनको उस चीज़ को एनालाइज करके, जैसे यहाँ पे बोला ना कि आप एनालाइज करके अपनी जो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जिस भी आप प्रोफेशन में हो, तो उस चीज़ के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो उस हिसाब से। ठीक है, सो इसकी नेक्स्ट नीड हमारी यहाँ पे आती है कि जो टू पे टैक्सेस अंडर द 145 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट है, उसकी 145 धारा के अंतर्गत जो हमें टैक्सेस पे करने हैं, ठीक है, तो उसमें हेल्प करती है। जब आपके पास प्रॉपर अकाउंटेंसी होगी तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये सब काम करना। एंड टू नो द ड्यूज एंड बैलेंसेस, कितना ड्यू आपका किसी पे है या फिर आपका बैलेंस कितना है, ये जानने में हेल्प करेगा। एंड टू गेन एक्सीलेंट कंट्रोल ओवर एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड बोरोइंग्स। ठीक है, तो उस पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट कंट्रोल। तो ये हो गया हमारा अकाउंटेंसी का एक इंट्रोडक्शन।
अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे हम प्रोफेशनल एथिक्स में लीगल प्रोफेशन से डील कर रहे हैं। ऑलराइट, देखो कोई भी अगर बिजनेस एंटरप्राइज है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना चाहिए। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज़ का रखना चाहिए, उसकी डेली प्रतिदिन की जितनी भी ट्रांजेक्शन वो कर रहा है उस चीज़ का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं डेली की कितनी अर्निंग्स कर रही हूँ, ठीक है, तो उस अर्निंग्स को मुझे डेली लिखना पड़ेगा, और उसके अलावा मेरे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे मुझे मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, और ये हमारी एक लीगल ड्यूटी है। सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, सिर्फ मेडिकल वालों के लिए नहीं, सिर्फ कपड़े की दुकान वाले के लिए नहीं, जो भी जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनको एक अपने डेली ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एज अ लीगल ड्यूटी है। ठीक, और ये हमें हेल्प करती है किस चीज़ के लिए, ये हमें हेल्प करती है टू नो वेयर इट स्टैंड एंड एडजस्ट इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हमारा बिजनेस कहाँ पर है और किस तरीके से परफॉर्मेंस उसकी क्या है। ठीक, दिस सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज अकाउंटिंग। यहाँ पे मेन पॉइंट आता है। मेन पॉइंट क्या है, देखो जब हम ये सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की, अपने डेली के ट्रांजेक्शन की, वीकली ट्रांजेक्शन की, मंथली ट्रांजेक्शन की, किसी भी ट्रांजेक्शन की जब हम सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो हमारा अकाउंटिंग के रूप से जाना जाता है। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ पे हम लीगल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। लीगल प्रोफेशन ऑल्सो आर ट्रेड। ठीक, जहाँ पे लॉयर्स जो हैं अंडर ड्यूटी टू मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंट्स, उनकी ये ड्यूटी है कि वो मेंटेन करे सिस्टमेटिक अकाउंट्स को। अब वो रिलेटिंग करेगा किस चीज़ से, रिलेटिंग टू द प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे समझो आई एम एन एडवोकेट, आई एम अ लॉयर। ठीक, अब मैं जो लॉयर हूँ, मैंने मेरे पास कोई क्लाइंट आया, अब मैंने उससे कितना फीस ली है, ठीक है, मैंने उससे अदर एक्सपेंसेस के कितने पैसे लिए हैं, वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, कहीं तो शो करना पड़ेगा, मेंशन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो ये हमें मेंशन करता है कि हमारी अकाउंटेंसी क्या है, लॉयर्स के लिए क्या अकाउंटेंसी है, किस तरीके से वो अपने अकाउंट को मैनेज कर सकता है लॉयर। ठीक, अब यहाँ पे इसका बेसिक पर्पस क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हमें देखने को मिलता है। बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट अ कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ द एडवोकेट्स प्रोफेशन। एडवोकेट्स प्रोफेशन के लिए, अब आपकी किस, हमें तो नहीं पता ना आप कितनी अर्निंग करते हो, किस तरीके से कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल पिक्चर को दिखाना पड़ेगा। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है एडवोकेट्स के लिए, अकाउंटेंसी जो है, ये किस चीज़ को प्रेजेंट करती है, ये कंप्लीट पिक्चर शो करती है एडवोकेट्स प्रोफेशन की। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये चीज़ आप दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कवर कर सकते हो। पहला, कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। ठीक है, आप क्या दिखा सकते हो, आप दिखा सकते हो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है। दूसरा, आप बैलेंस शीट शो कर सकते हो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो इन दो तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है आपकी अपनी पूरी फाइनेंशियल, कंप्लीट फाइनेंशियल जो पिक्चर है एडवोकेट्स की, लॉयर की, वो दिखाने के लिए। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है अकाउंटिंग करने का। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट आता है कि इट इज नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये अकाउंटेंसी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली यहाँ पे बात आती है एनुअल इनकम को शो करने के लिए, इनकम टैक्स को शो करने के लिए कि जो एडवोकेट है उसको किस तरीके से इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है, कितना उसका एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सारा लेखांकन लेखा जोखा यहाँ पे देखना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स के लिए एडवोकेट्स को भी प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है, एन अमाउंट ड्यू टू द क्लाइंट और अमाउंट ड्यू बाय द क्लाइंट। ठीक है, कितना अमाउंट जो है उसने क्लाइंट को दिया, कितना क्लाइंट से लिया, या कितना क्लाइंट के बिहाफ पे अदर पीपल से लिया, वो सारी चीज़ें अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स के अंतर्गत आती हैं, और ये सारे चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं प्रॉपर अकाउंट्स के थ्रू। तो इसको अब हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आता है टू कैलकुलेट द एनुअल इनकम। एनुअल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है लॉयर्स की। देखो क्या होता है, टू कैलकुलेट द एनुअल इनकम ऑफ द एडवोकेट्स फ्रॉम द लीगल प्रोफेशन।
आप अपने लीगल प्रोफेशन से किस तरीके से कौन सी कैसी इनकम जनरेट कर रहे हो, कितनी इनकम जनरेट कर रहे हो, ये कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखोगे उसके, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ हिज इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन। क्या बोलता है ये कि ये इस यहाँ पे इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर मेंटेन करके रखने पड़ेंगे अपने अकाउंट्स को, अपनी इनकम के। जितना भी आप अपने प्रोफेशन से जो भी इनकम जनरेट कर रहे हो उसके प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करके रखो। एंड मेंटेनिंग दिस अकाउंट इज़ यूजफुल फॉर एडवोकेट्स ऑल्सो। ठीक है, अब आप जब ये अकाउंट्स को मेंटेन करके रखोगे तो इन फ्यूचर आपको कोई भी कहीं भी अगर कोई ऐसा जालसाजी के केस में आपको फंसाना चाहे तो आप वहां पे नहीं अटकोगे। ठीक है, एंड बाय नोइंग हिज एनुअल इनकम ही कैन टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव हिज प्रोफेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है फॉर ऑल द एडवोकेट्स, फॉर ऑल द यंग लॉयर्स, कि अगर आप ये जानोगे कि आपकी एनुअल इनकम कितनी हो रही है, किस तरीके से हो रही है, जब आपके पास उसके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे स्टेप्स ले सकते हो अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, सेकेंड पॉइंट जो है टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करोगे? सो एडवोकेट्स आर लायबल टू पे इनकम टैक्स फॉर द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोफेशन। ठीक है, अब वो अपने प्रोफेशन से जितनी इनकम ड्राइव कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं। कौन? एडवोकेट्स। यहाँ पे लीगल प्रोफेशन की बात हो रही है तो लीगल प्रोफेशन में एडवोकेट्स आते हैं, तो एडवोकेट्स यहाँ पे लायबल है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स। ठीक, he has to maintain proper accounts relating to his income and expenditure। यहाँ पे क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करने पड़ेगा, किस चीज़ से उसकी इनकम कितनी है और उसके साथ साथ उसके एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं। अब जब वो कैलकुलेट करेगा अपने टैक्सेबल इनकम को, तो वहाँ पे वो डिडक्ट कर सकता है किस चीज़ को, अपने एक्सपेंडिचर जैसे कि रेंट को, सैलरी को, टेलीफोन बिल को और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को। इस पर्पस के लिए उसको अपने प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए अकाउंटेंसी को बताया गया है कि एक प्रॉपर वे है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे है। आप अगर इधर उधर भटकोगे तो आपके जो अकाउंटिंग पूरा सिस्टम है, क्योंकि अकाउंट्स हर जगह अप्लाई होता है। आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको हर जगह पैसे तो हर जगह कमाने हैं ना। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हो कि जब आप लॉयर्स हो, लीगल प्रोफेशन में हो, तो आपको तो पैसे वहाँ से भी कमाने पड़ेंगे। तो जब आप पैसे वहाँ से कमा रहे हो तो आपको उसका प्रॉपर लेखा जोखा तो रखना पड़ेगा ना, प्रॉपर एक दिखाना, शो तो करना पड़ेगा ना कि आपने किस इनकम को कहाँ से कितना ड्राइव किया है। ठीक, थर्ड पॉइंट इसमें आता है टू कैलकुलेट प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें प्रॉपर अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत है लॉयर्स को। फॉर एग्जांपल क्या होता है, देखो हर 6 महीने में एडवोकेट्स जो हैं वो लायबल होते हैं, वो अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। अब ये जो गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं हर 6 महीने में, अब ये कैसे करते हैं, तो ये जो अमाउंट है प्रोफेशनल टैक्स का, ये डिपेंड करता है हर एक लॉयर की, हर एक एडवोकेट की अपनी उसकी इनकम के ऊपर। ठीक, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स ही हैज टू मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट्स। वही मेन चीज तो यही है ना कि उसको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है टू एसर्टेन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द क्लाइंट और ड्यू टू द क्लाइंट। देखो, द अकाउंट रिलेटिंग टू द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट एंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम द कोर्ट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। अब जो एडवोकेट है वो क्लाइंट से कितने रुपए ले रहा है, कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट के बिहाफ पे वो दूसरे पर्सन से कितना अमाउंट रिसीव किया, उसने कोर्ट से कितना अमाउंट रिसीव किया, वो सब प्रॉपरली मेंटेन किया जाना चाहिए। देन ओनली द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द क्लाइंट कैन बी कैलकुलेटेड। दिस विल हेल्प नॉट ओनली द क्लाइंट बट ऑल्सो द एडवोकेट्स को भी इसमें हेल्प मिलेगी और क्लाइंट को तो मिलेगी ही। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो जाते हैं कि किस तरीके से हमारी जो अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स है वो किस तरीके से वर्क करती है, हमें किस किस चीज़ों में हेल्प करती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे जो अकाउंट्स बुक होती हैं।
हर एक प्रोफेशन में आप किसी भी बिजनेस में जाओ, आपको एक अकाउंट बुक तो रखनी पड़ेगी। तो वो उसकी जगह क्या है, लॉयर्स के लिए क्या है? सो द अकाउंट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स शुड बी केप्ट एंड मेंटेन बाय द एडवोकेट्स के द्वारा मेंटेन की जाएगी उसके अपने ऑफिस पे। अगर वो जो जिस प्रोफेशन में लॉयर जो है उसका एक से ज़्यादा ऑफिस है, ठीक है, तो वो अपने या तो हेड ऑफिस में रख ले, या फिर अगर अकाउंट्स उसके क्या होने चाहिए, दोनों के हर एक ब्रांच के लिए सेपरेट होने चाहिए विद रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफिस। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी अकाउंट बुक को नहीं रखने के लिए। कम से कम वो लायबल होगा पेनाल्टी देने के लिए, 2,000 से लेके 1 लाख तक की उसकी पेनाल्टी लग सकती है सेक्शन 271A के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे बार काउंसिल ने क्या रूल्स बनाए हैं, किस तरीके से रूल्स को मेंशन किया गया है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स के अंतर्गत। ठीक है, अब ये जो एक एडवोकेट है इज अंडर अ ड्यूटी टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ मनी received from his client and amount received on behalf of client from others or from the court एज यू ऑल नो। ठीक है, अब यहाँ काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स 1975 में मेंशन है वो रूल 25 से लेके 32 तक है। वन बाय वन हम इसको यहाँ पे देखेंगे। रूल 25 के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि एज एन एडवोकेट आप क्या करोगे, जो भी क्लाइंट्स का मनी आपने लिया है, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर अकाउंट बनाओगे। अब उस अकाउंट में आपको ये शो करना पड़ेगा कि हाँ आपने इतने अमाउंट जो है, इतना अमाउंट आपने रिसीव किया है क्लाइंट से। अब आप ये कैसे शो करोगे, ये आपको शो करना पड़ेगा इस तरीके से कि आपको उसके प्रॉपर सिग्नेचर ले लेने हैं। ठीक है, आप उसके सिग्नेचर ले लोगे, जो भी अकाउंट है, जो भी स्लिप आपको मिलेगी, जो भी रिसिट आपको मिलेगी कि हाँ इस पर्सन ने, ये मेरा क्लाइंट है, ये इसका नाम है और ये इसके सिग्नेचर है और इसने मुझे इतना अमाउंट दिया, और आप उसको अपने अकाउंट में रख दोगे। ठीक है, एंड द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर हिम एंड द डेबिट्स मेड ऑन द अकाउंट ऑफ एडवोकेट फीस, जितना भी एक्सपेंसेस उसका लगा। दूसरी चीज, जो भी एडवोकेट की फीस है वो सारे नेसेसरी पर्टिकुलर्स आप मेंशन करके उसमें शो करोगे, ताकि आपको भी आगे कोई उसमें दिक्कत ना हो, ना ही क्लाइंट को हो। नेक्स्ट इसमें आता है रूल 26। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल 26 है वो क्या बोलता है, उसने यहाँ पे बोला कि वेयर मनीज आर रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है, जो मनी है वो रिसीव हुआ क्लाइंट से, इट शुड बी एंटर्ड वेदर द अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड फॉर द एडवोकेट्स फीस और एक्सपेंसेस। आपको ये चीज भी वहां एंटर करनी चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा कि क्या वो एडवोकेट की फीस के अंतर्गत आएगी या फिर उसके एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगी। अमाउंट रिसीव्ड फॉर द एक्सपेंसेस शैल नॉट बी डाइवर्टेड टूवर्ड्स एडवोकेट फीस। देखो, अगर एक्सपेंसेस से आपका कुछ अमाउंट बच जाता है तो आप उस एक्सपेंसेस को इस तरीके से उसमें डाइवर्ट नहीं कर सकते कि ये आप एडवोकेट्स की फीस में लगा दोगे, जब तक कि क्लाइंट की जो कंसेंट है आपको राइटिंग में नहीं मिल जाती। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट इन राइटिंग यू कांट डू इट। रूल 27 क्या बोलता है, वेयर एनी अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट द फैक्ट ऑफ सच रिसिट मस्ट बी इंटीमेटेड टू द क्लाइंट एज अर्ली एज पॉसिबल। 27 ये बात करता है कि अगर आपने कोई अमाउंट रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट पे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको इंटीमेशन दो, आप उसको सूचित करो क्लाइंट को जितना भी जल्दी हो सके कि हाँ भाई इस पर्सन ने आपके बिहाफ पे ये अमाउंट दे दिया है मुझे, और उसको अपने अकाउंट्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रूल 28। रूल 28 बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स में मेंशन किया गया है, जिसमें बोला गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग द एडवोकेट शैल बी एट द लिबर्टी टू टेक द सेटल्ड फी ड्यू टू हिम ड्यू टू हिम टू अनस्पेंट मनी इन हिज हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जब प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, सारा कंप्लीशन हो जाएगा, तो ये एडवोकेट के पास ये लिबर्टी होगी कि वो क्या कर सकता है, वो अपनी फीस को सेटल्ड कर सकता है, जो भी अनस्पेंट मनी उसके हाथ में बचता है। ठीक है, लेकिन किसके बाद, सिर्फ कंप्लीशन होने के बाद, प्रोसीडिंग का कंप्लीशन होने के बाद। ठीक है, रूल 29 ऑफ द बार काउंसिल का रूल 29 क्या बोलता है, वो वेयर द फी हैज बीन लेफ्ट अनसेटल्ड, जहां पे फीस क्या हो जाएगी,
अनसेटल्ड बची हुई है, तो एडवोकेट शैल टेक द फीस विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड फ्रॉम द मनीज ऑफ द क्लाइंट रिमेनिंग इन हिज हैंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग, द बैलेंस शुड शैल बी रिटर्न टू द क्लाइंट। और बैलेंस क्या कर दिया जाएगा, उसको क्लाइंट को रिटर्न कर दिया जाएगा जितना भी बचा होगा। नेक्स्ट हमारा रूल 30 क्या बोलता है, रूल 30 ने बोला कि अ कॉपी ऑफ द क्लाइंट अकाउंट शैल बी फर्निश्ड टू हिम आफ्टर गेटिंग द नेसेसरी कॉपिंग चार्जेस फ्रॉम हिम। तो आपको प्रॉपर कॉपी अकाउंट की क्लाइंट को देनी पड़ेगी, ठीक है, जितना भी आपने चार्जेस उससे लिया है। नेक्स्ट हमारे दो रूल्स आते हैं, रूल 31 एंड 32। रूल 31 क्या बोलता है, एडवोकेट यहाँ पे क्या नहीं करेगा, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकता जहाँ पे क्लाइंट्स का जो फंड्स बचा हुआ है, ठीक है, जो भी अमाउंट उसके हाथ में है, आप उसको एज इन अ लोन में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कि हाँ एज एन एडवोकेट मैं एडवोकेट हूँ और मेरा कोई क्लाइंट्स है और उसका पैसा बचा हुआ है तो मैं उसको लोन के रूप में उससे ले लूँ कि हाँ मैं इसको आपको किस्तों के रूप में दे दूंगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल यहाँ पे प्रोहिबिटेड बाय द लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। रूल 32 क्या बोलता है, 32 ने ये बोला कि एन एडवोकेट शैल नॉट लैंड मनी टू हिज क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग केस। किसी केस को कंडक्ट करवाने के लिए वो अपने क्लाइंट से उस मनी को लैंड नहीं ले सकता, उधार पे नहीं ले सकता, यहाँ पे वो लोन के रूप में नहीं करवा सकता, यहाँ पे किसी केस को कंडक्ट करवाने के लिए नहीं करवा सकता। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूल्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट में हमारे क्या रूल्स दिए गए हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो पहला तो यहाँ पे ये बोला कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एवरी लॉयर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉलोइंग बुक्स। ठीक है, ये बुक्स को मेंटेन करना जरूरी है अकाउंटेंसी के, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कैलकुलेट हिज टोटल इनकम। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है कैश बुक, सेकंड है रिसिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल एंड लेजर। कैश बुक जो भी लॉयर है, जो भी एडवोकेट है, ठीक है, तो उसके पास ये बुक होना कंपलसरी है। उसको अपने डेली के ट्रांजैक्शन, उसने किस क्लाइंट को कितना पैसा दिया, किससे कितने पैसे, कितना अमाउंट रिसीव किया, वो सारा वो अपना कैश बुक के अंतर्गत लिखेगा। नेक्स्ट है रिसिट वाउचर, आपने क्या रिसीविंग की, ठीक है, अपने क्लाइंट से, तो उसकी कोई रिसिट आपने ली होगी, रिसिट आप अपने अकाउंट में मेंटेन करोगे। दूसरा पेमेंट वाउचर, कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिनकी आप रिसीविंग नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक्सपेंसेस करने हैं लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए, या फिर आपको अपना किराया देना है, ठीक है, ऑटो रिक्शा का किराया देना है क्लाइंट का, या कुछ भी किसी भी तरीके का आपके एक्सपेंसेस हुए तो आप उसको पेमेंट वाउचर में लिखोगे। नेक्स्ट आता है जर्नल। अब ये जो जर्नल है ये क्या होता है, ये एक ऐसी एंट्री बुक होती है जिसमें आप एंट्री करते हो किस चीज़ की, कि प्रॉपर तरीके से आपने किस डेट को कौन सा अमाउंट जो है लिया, ठीक है, कौन सा ट्रांजैक्शन आपने किया, किस क्लाइंट से लिया, उसका प्रॉपर नाम वगैरह आप उसमें ऐड करोगे, ठीक है, प्रॉपर डेट उसमें मेंशन होनी चाहिए और किस पर्पस के लिए आपने लिया वो ट्रांजैक्शन, एज अ फी आपने उसको लिया या फिर एज एन एक्सपेंसेस आपने उसको लिया, ठीक है, वो अमाउंट एज एन एक्सपेंसेस यूज करने के लिए लिया, किस तरीके से लिया, तो ये चीज आपको उस जर्नल में मेंशन करनी पड़ेगी। लेजर क्या होता है, लेजर जो है जर्नल की ही वाइड फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी आ जाती हैं रूल्स रिलेटिंग टू अकाउंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। अब हम यहाँ पे केस लॉ को देखेंगे। 2014 का ये केस लॉ है, एसोसिएटेड लॉ एडवाइजर्स अंतरिक्ष भवन वर्सेस आईटीओ वार्ड का केस है। कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि वंस द केस हैज बीन डिटरमाइंड, तो एडवोकेट में एक्सेप्ट द फंड्स इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी एज अ जज के तरीके से, ऑफिशियल कैपेसिटी में वो अपने फंड्स को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड मे ट्रीट देम सोनली एज एडवांस रादर देन एज प्रॉफिट्स। द रेवेन्यू ऑफ अपील डिसमिस कर दी गई थी और असेसर्स की अपील को अपहेल्ड किया गया था। सो गाइज, ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझको डीएम कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।